सो 26 ओके चलो देखते हैं क्या है। ओके सो इसमें मैंने हिंट दिया था 26 में क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है इज कन्वर्जेंट इफ। ये कब कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट सीरीज जो है कन्वर्जेंट कब होगी। तो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको पी टेस्ट लगाना है। देखिए हम सॉल्व करते हैं। ज्यादा हो जाएगा इसमें ना, रिफ्लेक्शन आ जाएगा शायद, ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक में रिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ से देखो समझो यहाँ पे टू अलग अलग सीरीज है। एक तो है यहाँ पे समेशन 1/n की पावर 2 + 3 डेल्टा, आई थिंक ये है, सही दिख रहा ना, देख लीजिए आप लोग। और दूसरा है प्लस, अलग अलग कर देता हूं, 1/n की पावर -1 - 7 डेल्टा। अब पी टेस्ट लगाइए, तो ये कब कन्वर्जेंट होगा। पी टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज ये कब कन्वर्जेंट होगी, जब पावर को क्या होना पड़ेगा, नहीं कन्वर्जेंट होने के लिए मोर देन वन है ना। तो कन्वर्जेंट होने के लिए मोर देन वन, यहां से -1 - 7 डेल्टा मोर देन वन, इस तरीके से। तो सिंप्लीफाई करो क्या आता है, 3 डेल्टा मोर देन 1 - 2 -1 डेल्टा मोर देन -1/3। यहां से क्या आएगा 7 डेल्टा, इधर भेज दो, इज लेस देन 1 को उधर भेज दो -2, सो डेल्टा इज लेस देन -2/7। सो डेल्टा लेस देन -2/7 एंड, क्योंकि दोनों कन्वर्ज करना है, बोथ विल कन्वर्ज, तभी ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो बोथ हैज टू कन्वर्ज, यहाँ एंड है, एंड का साइन है, तो इसको कंबाइन कर देते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन लेने का मतलब है मोर देन -1/3 और लेस देन -2/7। सो ये आंसर है। आप देखिए कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ये बी वाला, कि डेल्टा की वैल्यू बिलोंग करेगी। सो डेल्टा बिलोंग्स टू -1/3 से -2/7, इस तरीके से। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो ये हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। सर जी सर पी टेस्ट में सर एक डाउट था। बोलिए। पी टेस्ट हम सर सिर्फ तब लगाते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ही n की पावर होता है कि उसमें और भी n होते हैं। नहीं तो एक n² + n है, तो बस n² पे डिपेंड करेगा कि हाँ लीडिंग टर्म डिसाइड कर लेगा। अगर n² + n + 1 भी है तो n² डिसाइड कर लेगा, वो बाकी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो उसके पीछे की वजह ये है कि हम जो आज मान लीजिए समेशन, जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर आपके पास सीरीज है 1/3n² + 2n + 5, सो दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट सिंपली। क्यों, लीडिंग टर्म क्या है, स्क्वायर है, तो ज्यादा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अदरवाइज इसका प्रूफ बुक में आप देखेंगे तो क्या करते हैं वो लोग, इसको मान लेते हैं समेशन an और अपनी मर्जी से हम लेते हैं bn = 1/n²। अब आप an और bn का अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an/bn, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मोर देन 0 आएगी। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ 1/3 आ जाएगा। तो क्या an/bn कर रहा है ना, हाँ 1/3 आ जाएगा। तो ये मोर देन 1 आ जाएगा। इसका कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, पॉजिटिव आ जाए तो समेशन an एंड समेशन bn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ये है कंपैरिजन टेस्ट, जो मैं स्टेटमेंट अभी लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन टेस्ट। तो हमने बी ए ले लिया, तो समेशन bn क्या हो जाता है हमारा, तो समेशन bn हो जाता है समेशन 1/n²।
ये हमारे पास है। सो ये कन्वर्ज करेगी तो ये भी कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी। इफ एंड ओनली इफ होता है कि समेशन an कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ समेशन bn कन्वर्जेस। तो इसीलिए क्योंकि ये लीडिंग टर्म है, ये इसकी डिग्री इक्वल है, इसलिए ये डिसाइड कर लेता है, इसकी वैल्यू नहीं रह जाती है ये। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है बिकॉज यहाँ लीडिंग टर्म का पावर 2 है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट 27 कह रहा है कि 27 क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपने पूछा है, ये 8 जून वाला, ठीक है ना। हाँ 27 कह रहा है ये वाला ना। हाँ कि सपोज, चलिए तो कह रहा है सपोज m मोर देन 1 है और n मोर देन 1 है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव इंटीजर है एंड द पॉजिटिव टर्म सीरीज है un एंड समेशन vn। तो समेशन un और समेशन vn दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अब un अपॉन un प्लस 1 एंड vn अपॉन vn ये बता रखा है आपको कि चलो इसका मैं क्या करता हूं, रेसिप्रोकल कर दो दोनों को, तो क्या हो जाएगा un प्लस 1 अपॉन un और ये मोर देन इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू vn प्लस 1 अपॉन vn, ठीक। सो un प्लस 1 अपॉन un लेस देन इक्वल टू, ये गिवन है क्वेश्चन में हमें। अब कह रहा है कि समेशन un इज कन्वर्जेंट इफ, तो अगर आपसे पूछूं मैं कि इफ vn प्लस 1 अपॉन vn दिस इज लेस देन 1, देन आप क्या जानते हो इसके बारे में, समेशन vn के बारे में? हाँ, दिस इज कॉन्वर्जेंट एंड दिस इज कॉल्ड रेशियो टेस्ट, है ना। सो ये जो है दिस स्टेटमेंट इज रेशियो टेस्ट, सो इसका नाम है रेशियो टेस्ट। जैसे पीछे मैंने यूज किया था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, अल्लाह वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था। ये जो कंपैरिजन लिखा था यहाँ लिमिट लगा दिया ना मैंने, तो ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट एक्चुअली, दिस इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो बता रहा था। कंपैरिजन में जस्ट ये होता है कि लाइक जो कंपैरिजन टेस्ट है ना वो क्या कहता है a लेस देन इक्वल टू bn है फॉर एग्जांपल, है ना, a लेस देन इक्वल टू bn है एंड इफ दिस एंड द समेशन bn कन्वर्जेस देन समेशन an कन्वर्जेस, तो इसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। सो दिस इज कंपैरिजन टेस्ट, इसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। सो ये आपका कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है। एक मिनट भाभी का क्यों फोन ओके चलिए, तो ठीक है ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ये आपका है रेशियो टेस्ट। अब यहाँ ध्यान से देखो फिर से इस क्वेश्चन में, तो ये जो गिवन था मैंने इसको लिख दिया। तो अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आ गई, मान लो अगर ये लेस देन 1 आ गई, तो हम क्या बोलेंगे un कन्वर्जेंट है। सो मुझे बता रखा है un कन्वर्जेंट है, तो इसको लेस देन 1 कर देते हैं, और ये लेस देन 1 हो गया क्योंकि पहले से बता रखा है दिस इज लेस देन 1, तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया, तो यहां से इंप्लाई हो गया कि सो दिस इंप्लाइज un प्लस 1 अपॉन un लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो अगर देखो यहां बोलना चाह रहा है इफ क्या होगा इनमें से, तो ये क्या इंप्लाई करता है, अच्छा सो दिस विल हैपन इफ, इसका क्या मतलब है जी, जैसे ये लिखा आपने उसी तरीके से लिख सकता हूं मैं, समेशन un इज कन्वर्जेंट, तो समेशन un कन्वर्जेंट है तो ये लेस देन, ठीक है ना। तो यहां समझो un कन्वर्जेंट क्या कब होगा, तो अगर ऐसा हो जाए, अगर vn कन्वर्जेंट हो जाए, तो यहां पे आप ये भी लगा सकते हो, तो vn कन्वर्जेंट हो तो ऐसा हो जाएगा
और अगर ऐसा हो गया तो ये भी हो जाएगा। तो कहने मतलब ये अगर Vn कन्वर्जेंट हो गया तो सॉरी ये UN है Vn है, सेम ही सा दिख रहा है। 1-3 में क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? अगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का, यहाँ डाइवर्जेंट है ना, ओके। सो ये हो गया। सो अगर समेशन UN कन्वर्जेंट है, मतलब समेशन Vn कन्वर्जेंट है, तो ये लेस देन 1 हो जाएगी, तो वो भी हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उससे डिपेंड करता है। ठीक है जी। सो समेशन Vn कन्वर्जेंट तो ये, और ये होने का मतलब ये लेस देन 1 हो गया, और इसका मतलब UN कन्वर्जेंट हो गया। तो ये बोला UN कन्वर्जेंट कब होगा, तो उसके हिसाब से आ जाएगा जब Vn कन्वर्जेंट होगा। अगर Vn कन्वर्जेंट है UN कन्वर्जेंट हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगर Vn कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। 36 सो 36 कह रहा है कि ये आपको एक रीजन दे दिया ए एक्स वाई जेड दिस, तो ये 3D है ना, 3 कोऑर्डिनेट ट्रिपलेट है, तो 3D है यहाँ पे, और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 है। तो वैल्यू ऑफ दिस ट्रिपल इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये ट्रिपल इंटीग्रल किसके इक्वल है, तो चलिए, तो सिंपल है ना, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 3D का ग्राफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि ये इक्वेशन प्लेन का है तो आप बना सकते हैं। इसका जो ग्राफ होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 का, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है मान लो। सो इसका ये ग्राफ होगा इस प्लेन का इस तरह से। अब आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। सो ये जो सरफेस है आउटर सरफेस, जैसे कोई रूम के कॉर्नर पे ऐसे कुछ रखा हुआ है ना, वैसा समझिए। ठीक है ना, ऐसे स्लाइड करके ना, तो इस तरह ये वाली प्लेन है, ये ओरिजिन है, जैसे ये घर का एक कॉर्नर है, तो ऐसे कोई प्लेन है इस तरह से, जिसका ए मतलब 1 है यहाँ पे, ये 1 लेंथ है x एक्सिस पे, 1 लेंथ है y एक्सिस पे, और 1 लेंथ है z एक्सिस पे। ये ग्राफ है इसका, बट जरूरत नहीं बनाने का, तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रिपल इंटीग्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ लिखा हुआ है dx dy dz। सो आपको पहले x की लिमिट लिखनी है, फिर y की, और फिर z की। तो x की लिमिट जब आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। एक तो बता रखा है मोर देन 0 है, तो आपको यहाँ से देखना है लेस देन क्या है, निकाल सकते हैं। बताइए यहाँ से x लेस देन क्या आएगा, 1 माइनस वाई माइनस जेड जी 1 माइनस वाई माइनस जेड। अब हमने x की लिमिट यूज कर ली ऑलरेडी, तो इसमें से x को अब हटा देंगे, उसको मैथमेटिकल सेंस में बोलते हैं। तो हम yz प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो अब ग्राफ जो हमारा होगा वो y और z में जस्ट होगा। क्यों yz में होगा, बिकॉज हमने x एक्सिस का लिमिट ऑलरेडी पुट कर दिया। तो x की लिमिट ऑलरेडी पुट कर दिया, तो मुझे yz प्लेन में ग्राफ बनाना है। तो यहाँ x बराबर 0, मतलब अगर इक्वलिटी लगाता मैं तो x इक्वल टू 0 होता। यहाँ इक्वलिटी लगाता तो क्या होता, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 होता। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x को 0 रख देंगे तो y प्लस जेड बराबर 1। तो y प्लस जेड बराबर 1 का अगर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ये 1 है और ये 1 है। सो इस रीजन पे हमें अब इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मतलब ये समझो कि इक्वेशन रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होकर ऐसी बन गई y प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। x गायब हो गया, मतलब यहाँ x बराबर 0 पुट कर दिया हमने, तो प्रोजेक्शन लिया उसका yz प्लेन पे। अब बताइए y की लिमिट क्या होनी चाहिए, तो इस तरह ही कर थे, सब इस तरह बहुत लेंदी नहीं जाएगा। हाँ, तो दूसरा अप्रोच क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ये तो है। हाँ ओके, शॉर्टकट क्या होगा, अच्छा आप कर रखा है आपने, तो 0 to 1 माइनस जेड, और यहाँ हो जाएगा 0 to 1, ये तो है, बट यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। ओके, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, सेकेंड अप्रोच ट्राई करें तो है, सेकेंड अप्रोच भी है, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे 2D में पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, वैसे 3D में
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और क्या क्या एक दो और नाम है, उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है, वरना सिंपली इससे कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा लेंदी तो हो जाएगा यहाँ से कि दो तीन है ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, अब ये x की लिमिट रखनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी वे हो गया। दूसरा शॉर्टकट होगा जो मुझे देखना पड़ेगा। सो 0 to 1 माइनस जेड एंड 0 to 1, ठीक इस तरह से। एंड सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डिरिचलेट थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, डिरिचलेट थ्योरम बताइए क्या आंसर होना चाहिए उसके हिसाब से। अच्छा ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं आप। कोई बताइए स्टेटमेंट क्या है डिरिचलेट थ्योरम का। हाँ जी, जो लोग बता रहे थे, वंशिका या दीक्षांत, स्टेटमेंट बताइए क्या है। V is a region bounded by x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, and x plus y plus z is less than equal to 1. Then triple integral x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz equals to gamma l, gamma m, gamma n divided by उसका सम सर गामा एल गामा एम गामा एन divided by gamma l plus m plus n plus 1. एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। Yes. ओके, सो इफ यू यूज दिस वन, तो ये कहना चाहे दिस है ना, तो यहाँ पे कि जो इंटीग्रल आपके पास है x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, एंड वैसे ही dx dy dz। सो dx dy dz, ठीक है। सो क्या होगा, और आपको ये सर वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। Multiplication by zero. अच्छा, वहां पे प्लस की जगह क्या रहता है। Multiplication. प्रोडक्ट अच्छा, तो वहां मल्टीप्लिकेशन, फिर तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ तो सम है, तो थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना पड़ेगा ना फिर। ओके, क्योंकि यहाँ अगर प्रोडक्ट है फिर तो रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। सो नहीं वैसा नहीं, ये रहता है एक्चुअली, ये भी थ्योरम है, बट इसका है कि इसका डिरिचलेट थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम कर सकते हैं। ये ठीक है, दिस इज फाइन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो एक दो थ्योरम है, एक तो ये थ्योरम हो गया जो अभी बता रहे थे आप, थ्योरम 1 बोल देता हूँ इसको मैं। सो थ्योरम 1 ये था कि ए आपका रीजन है जिसपे इंटीग्रेट करना है एक्स वाई जेड and x more than 0, y more than 0, z more than 0 and x plus y plus z less than equal to 1। तो आपने ये कहा कि जो ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर रीजन a जहाँ x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 and z की पावर n माइनस 1, dx dy dz will be equal to गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n प्लस l प्लस m प्लस n प्लस 1, ठीक ये है। ओके, इसमें दूसरा ये है, इसका एक्सटेंशन ये है, पहला पॉइंट ये लिखता हूं मैं, इसका एक्सटेंशन ये है, इस थ्योरम का जो एक्सटेंशन है दिस इज, इसका नाम है लियोवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम या डिरिचलेट इंटीग्रल, है ना, ये डिरिचलेट इंटीग्रल है। सो लियोवलीज एक्सटेंशन, मतलब लियोवलीज ने एक्सटेंशन किया था, उस पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जहां पे आपका फॉर्म ऐसा रहेगा f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये वाली चीज,
ठीक है, ये वाली फॉर्म होगी। तो उस केस में इसका जो आंसर आएगा आपके पास, है ना, तो यहां ऐसा है रीजन की लाइक वही x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1 मोर देन 0, यही चल रहा है यहाँ पे। तो ओवर दिस रीजन इसका आंसर क्या होगा, बताओ किसी को आइडिया है? इफ दिस इज द थ्योरम इंटीग्रल, व्हाट इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ एफ आई है यहाँ पे, यहाँ 0 to 1 ले लिया मैंने। सर गामा एल गामा एन, ये तो आएगा ही। हाँ, इसके बाद एक्स्ट्रा क्या होगा? नीचे वाले से 1 हट जाएगा। हाँ 1 हट जाएगा, ठीक है। यस, इसका 1 हट जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन इसका 1 हट जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन जो सर माने एफ यू यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे यहाँ हमने 0 से 1 में लिया है, u को x प्लस वाई प्लस जेड ले 0 लिया। से 1 में होगा ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड के पावर, हाँ, यहाँ पे f जो लेते हैं सर u मानते हैं उसे, जैसे हाँ जैसे हमने x प्लस वाई प्लस जेड को u ले लिया, तो ये fu हो गया। तो यहाँ क्या लिखते हैं आप? fu, ठीक है। u लिखते हैं पहले सर u। हाँ, तो यहाँ fx हमारा x है ना। अच्छा ठीक है, u देन आगे क्या लिखो? u लिखो। पावर होता है सर u के पावर m प्लस n प्लस l प्लस m प्लस n माइनस 1। हाँ, ऐसा कुछ देखो। into fu। हाँ, into fu, यस, एंड du, ठीक है। तो इसको करो जी सॉल्व। तो ये आपका ये वाला थ्योरम आ गया फिर। तो यहाँ f आपके क्वेश्चन जो था, आपके क्वेश्चन के केस में f वाज यहाँ जस्ट x y z है ना, dx dy dz है आपका जो क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन के केस में आप कंपेयर करेंगे इससे, तो क्या मिलेगा? पहली बात तो fu जो है वो u है ना, या fx जो है वो x है, समझ लो। सो जस्ट ये fx इज x, तो यहाँ से ये उठ के आ गया। और दूसरा l m n सब 1 है ना, चेक करो। l m n सब 1 है ना हमारे क्वेश्चन जो था उसमें। तो ये पुट कर लीजिए। तो ये रिलेशन यूज करो यहाँ पे, अब इसका आंसर आ जाएगा इस वाले थ्योरम से। गामा 3 2 फैक्टोरियल, तो 1/2 एंड देन यहाँ से 0 to 1, एलिमेंट तीनों 1 है, 3 - 2 u स्क्वायर यहाँ से, u यहाँ से du, तो ये u क्यू हो गया, u क्यू का u की पावर 4/4, सो 1/8, ठीक है, जो लोग बता रहे थे ना। सो ये भी सही है। सो हमने सेकेंड वाला फॉर्म यूज किया, आप चेक कीजिए, सेकेंड थ्योरम यूज कीजिए और उससे आ जाएगा, तो उससे ये आंसर आ जाएगा। सो नाउ ये बहुत लेंथी वे था, तो इतना नहीं करना, तो वो थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा फिर, है ना। सो कई बार थ्योरम पे डायरेक्टली फ्रेम करते हैं वो, तो जिन्हें पेपर जिसने बनाया वो थ्योरम देख के ही फ्रेम किया है। सो थ्योरम देख के ही फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हमारे काम का जो था उसमें जस्ट ये था कि Sir, so there is a similar question in 11 June. हाँ हाँ, उसमें 5x plus 8y plus 11z दे रखा है। ओके, तो यहाँ भी वैसे ही कुछ होगा और यहाँ भी वैसे ही कुछ होगा, ठीक है। ये लिमिट में कुछ अलग है या लिमिट भी सेम ही है? Limit is same. तो so what should we do then? हाँ, सेम, सिमिलर वे, यस, सॉल्व इन अ सिमिलर वे। चलिए तो आगे करते हैं, ठीक है ना, इसका आंसर तो आ गया। सो नेक्स्ट, सो ये जो क्वेश्चन था आपका, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 36 है ना। 36 के बाद 56,
56 जो था, है ना, देखो। So 56 is saying 3 dice are thrown simultaneously. So 3 dice are thrown simultaneously. So बताओ total number of outcome in the sample space. 8. Dice. 216. हाँ 216 है ना, नॉट कॉइन, ठीक है। कॉइन के केस में 8 होता, आप सही कह रहे थे। 3 coins are tossed simultaneously, 8. 3 dice, so each die has 6 outcomes. So 6 into 6 into 6, 216 outcomes are there in the sample space. If two events A and B represent that sum of numbers drawn on the 3 dice are multiples of 5 and 6 respectively. So event A is sum of the number is multiple of 5. Event B is sum of the number is multiple of 6. Then what is the probability A union B whole complement? A complement union B complement. So क्या करेंगे, सिंपली इसको सर ये भी बहुत लेंथी जा रहा था इसलिए। अच्छा, ओके। तो इजी वे क्या होगा क्वेश्चन ये है ना, तो यहाँ पे काउंटिंग कुछ लगा सकते हैं। तो सम जो होगा, हाँ प्रोबेबिलिटी में डी मॉर्गन यूज करके हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये आ जाएगा। सर और इंटरसेक्शन 0 है। अच्छा, ओके। सो अब देखना है इंटरसेक्शन क्या है। तो ए में जो है, फाइन, सो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस आपके पास है दैट इज एक्चुअली 1 1 1, जैसे 1 1 2 एंड सो ऑन अप टू 6 6 6, इस तरह से है। सो ये आपके पास ओमेगा है। ए आपके पास है, ए था कि वैसे आउटकम जहां सम 5 है या मल्टीपल ऑफ 5 है ना, तो सम विल लाई फ्रॉम 3 to 18, है ना। सो 3 to 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए में? ए में सिंपली आपके पास 5 10 15 जी 5 10 15। बी मल्टीपल ऑफ 6 है तो 6 12 18 भी आ जाएगा, है ना, 6 के मल्टीपल्स हो तो गया। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कुछ है ही नहीं, 5 है। सो इसका मतलब 1 माइनस 0, तो 1 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग। ओके, अच्छा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, तो मुझे ना एक बार वो लिख के दिखाना पड़ेगा। मैं तो नंबर्स लिख दिया। सो इफ वी काउंट, मतलब मैं तो वो लिख दिया ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लाइक ए इंटरसेक्शन भी वैसे भी तुम देखो, हाँ, सो मैं तो वो लिख दिया ना, क्योंकि ऐसे आउटकम्स होंगे ही नहीं जहाँ पे 5 और 6 दोनों सम हो जाएगा। तो यहाँ जैसे आउटकम आ जाएंगे 1 1 3 वाले, 3 2 5 है ना, ऐसे ऐसे कर करके आउटकम लिखने, जो भी आउटकम्स होंगे वो लिखने पड़ेंगे। और बी में जो भी आउटकम्स होंगे सम 6 वाले होंगे, फॉर एग्जांपल 2 2 2, इस तरह से बहुत सारे आउटकम्स होंगे। बट ये है कि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन इन बोथ। सो हियर इज सम 5, हियर इज सम 6, तो कुछ भी कॉमन, तो ऐसा कोई आउटकम है ही नहीं जहाँ पे सम 5 और 6 बोथ हो सके। सो दैट्स व्हाई, फाइन, सही है। तो इसका आंसर जस्ट 1 आ गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 56 है ना। 56 के बाद था 68। तो सो 68 कह रहा है कि ये है ना 68, सर 65 भी है। अच्छा 5 भी, चलिए 68 के बाद देखते हैं। तो क्या कह रहा है ये, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ 2
independent chi-square 2 variate is. हाँ, आपको पता है chi-square 2 किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? एक्सपोनेंशियल। यस, exponential एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 या एक्सपोनेंशियल 1/2 जहां रेट 1/2 है. और यू नो डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉलोज व्हाट? डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉलोज Laplace. लाप्लास डबल एक्सपोनेंशियल. तो हो गया, दिस इज आंसर. सर पैरामीटर क्या होगा? हाँ, पैरामीटर देख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है नोटेशन क्या फॉलो कर रहे हैं. देखते हैं. सो नाउ दिस chi-square 2 is identically distributed with exponential rate 1/2 है. अब इसने कहा है कि there are two independent, है ना. तो let's say x has this and y has again chi-square 2 and which are exponential 1/2. ठीक है. So we are sure that x minus this will be Laplace, but what are the parameters? So depends on the notation what we follow. तो मैं एक बार थ्योरम लिखा देता हूँ, फिर थ्योरम के हिसाब से, है ना. So here rate is lambda. The exponential lambda means mean we are taking 1/λ. The rate is lambda. So check करो, किसी को पैरामीटर में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना. Sometimes people write this, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो. बताओ किसी को आइडिया है? यू टेल, पहले आप लोग बताइए. जैसे ये एक्सपोनेंशियल 1/, यहाँ पे लैम्डा मैंने 1/2 लिया है ना. रेट इज 1/2, मीन इज 2. उल्टा बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है. हाँ, chi-square 2 का मीन 2 है, तो एक्सपोनेंशियल का भी मीन 2 होगा. सो लैम्डा इज 1/2. कोई गेस करो, ट्राई करो, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो. यू जस्ट ट्राई कि क्या पैरामीटर होने चाहिए. यू कैन टेक इट, गेस करो थोड़ा. Anyone? जैसे suppose x is exponential lambda, y is exponential lambda, both are independent. Then what is what is the distribution of difference of x and y? जिन लोगों को ये आइडिया था लाप्लास है, so what with what parameter? किसी को आइडिया नहीं है? एनीवन? गेस तो करो, एटलीस्ट ट्राई करके देखो क्या होता है. तुम ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बुक खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. जब आंसर करो यू कैन सी. द इम्पोर्टेंट इज लर्निंग. ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आपको सब कुछ आता है, इम्पोर्टेंट है कि आपको सीखना है. सो बुक से कहीं पे देख रहा तो लैम्डा हो रहा है, कहीं पे लैम्डा √2 हो रहा है, फिर थोड़ा ओके. एक्चुअली नोटेशन लोग अलग अलग फॉलो करते हैं ना, उसके हिसाब से. हाँ सर, उसमें ही डाउट हो रहा है. बट यहाँ पे जो होगा, जैसे अगर लैम्डा 1/2 लिया ना, तो यहाँ आ जाएगा 0,2 हो जाएगा यहाँ पे. मतलब x माइनस वाई विल बी लाप्लास या डबल एक्सपोनेंशियल 0,1/λ. ये आ जाएगा. इवन एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ठीक है ना. तो एक्स वाई आर एक्सपोनेंशियल लैम्डा, देन ये फॉलो करेगा. जहां पे लैम्डा रेट पैरामीटर है, ठीक है ना. एक बार चेक कर लेना तुम लोग.
आगे बढ़े, दिस इज थ्योरम डायरेक्टली, ठीक है ना, तो ये थ्योरम है। Yes. Sir, I have a doubt, sir. बोलिए। So, like, chi-square do follow beta distribution, right? काई स्क्वायर, एक मिनट, जैसे काई स्क्वायर 2 was identically distributed with exponential 1/2. This is with gamma, not beta, I think gamma. अब depends on parameter, half comma मतलब 1 comma half, है ना? Yes, okay. हाँ, so chi square 2 is n/2. It follow gamma, not beta. So Difference of 2 gamma, हाँ, doesn't it follow gamma or will it follow Laplace? no, there is no direct result. This is for exponential, that's why. Then ratio of 2 gamma follow beta second kind. Last class में use किया था कि if ratio of 2 gamma, if they have common second parameter, then it will be beta second kind. So chi square 2 exponential का, हाँ, so n/2 1/2, ठीक है, 1 1/2, this is this. Okay, so ये theorem based question था, simple. chi square 2 exponential difference Laplace. हाँ, 68 से पहले 65 पूछ रहे थे ना, तो 65 ये वाला, ये कह रहा है कि if the random variable x assumes value 1 and -1 with equal probabilities, ठीक है, mx is the mgf, then limit, तो easy है ना। so what we have to do, पहले pmf लिखना है, pmf से mgf निकालना है, mgf को यहाँ पुट कर देना है, फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लिमिट t टेंड्स टू 0 फाइंड करना है। तो सर वो mx रूट t समझ में नहीं आ रहा था। नहीं तो कोई बात नहीं, जो हम mxt निकालेंगे ना, जैसे हम mxt फाइंड करेंगे तो t को हटा के रूट t रख देंगे। अच्छा, t के प्लेस पे रूट t, जैसे देख लीजिए। सो ये जो रैंडम वेरिएबल है इसका pmf ऐसा है x, और मान लीजिए pmf एट x की वैल्यू है -1 and 1, सो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। तो इसका जब हम लोग mxt फाइंड करेंगे तो एक्सपेक्टेशन e की पावर tx है, तो यहां से आपका आ जाएगा समेशन e की पावर tx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, और x की वैल्यू यहाँ -1 and 1 दो ही वैल्यू है, तो पुट कर देते हैं। तो यहां से जब पुट करेंगे हम लोग तो हमारा आंसर मिलेगा mxt विल बी जस्ट x को एक बार -1 एक बार 1, तो e की पावर -t इनटू 1/2 प्लस e की पावर t इनटू 1/2, ये आ गया। तो इसको ठीक से लिखेंगे, e की पावर -t प्लस e की पावर t अपॉन 2, तो ये हो गया mxt। अब मुझे अगर जरूरत है mx रूट अंडर t की, लाइक हेयर, तो t को हटा के रूट t रख देंगे, सो दिस अपॉन 2, ये हो गया। सो जस्ट रिप्लेस कर देना है, ये t का फंक्शन है, यहाँ t है, रूट t रखेंगे, रूट t, अगर t स्क्वायर रखेंगे यहाँ t स्क्वायर, सो mx t स्क्वायर चाहिए तो t को रिप्लेस कर देंगे t स्क्वायर से, तो इस तरह से। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 66 भी एक बार देख लीजिए। जी, तो इसको जस्ट आप पुट कर लीजिएगा, लिमिट निकाल लीजिए, हो जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट आ जाएगी। 66 जो है 66 हम कल कर रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें वेरिएंस ऑफ y निकालना है। यस, कल हम लोग मीन x का निकाले थे इस क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो इसमें जो आपने फॉर्मूला बोला था वो लगाने डायरेक्ट। जी, मतलब इस तरह क्वेश्चन के दो अप्रोच रहते हैं, एक तो अगर मार्जिनल निकाल लो या कंडीशनल निकाल लो, तो जो इजी पड़े वो आपको देखना पड़ेगा कि विच वन इज इजी। क्या मार्जिनल निकालना आसान है तो उससे भी कर सकते हैं, कंडीशनल निकालना आसान है उससे भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं दोनों तरीके से। सो एक्स वाई भी रैंडम वेरिएबल विथ जॉइंट पीएमएफ है ना, तो ये दे दिया आपके, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह रहा था अगर मुझे वाई का मार्जिनल चाहिए, लेट्स से
मैं अगर y का मार्जिनल पीएमएफ निकालता हूं तो समेशन x चूज y 1/4 की पावर x, और मुझे x पे समेशन लगाना पड़ेगा कि y का मार्जिनल चाहिए। तो यहां देखिए x के बारे में कि y इज 0 to x, सो मतलब यहां से आप देखेंगे तो y इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू x है। y इंटीजर वैल्यू है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, बट इट इज बिटवीन 0 एंड x, इट्स गो टिल x। x अगर 2 है तो y 0 से 2 है, इस तरह से। सो अगर आपसे पूछा जाए और x क्या है, यहाँ पे x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे x पे, सो ये जो अलग अलग लिखा है ना उसको एक साथ मैंने लिख दिया इस तरह से, बट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये डिस्क्रीट है, बट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सो y मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इन्फिनिटी। अब आपको यहाँ से पूछ रहा हूँ मैं कि व्हाट इज लिमिट ऑफ x। सो ये क्लियर है, देखिए बताओ जी, मैं लिमिट ऑफ x क्या लिखूं यहाँ पे, कहां से कहां तक? y से infinity। जी, y से इन्फिनिटी। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व दिस। तो क्या बनेगा, तो ये कोई एक्सपेंशन बन जाएगा। यही अटक रहा था सर। अच्छा ठीक है, तो अगर हम x को y रख रहे हैं, so x minus y follows what? x minus y 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। x फॉलो करेगा ज्योमेट्री, हाँ। विद प्रोबेबिलिटी हाफ। यस यस, वो हम कल कर रहे थे ना, तो कल हमने x का मार्जिन निकाला था, तो कल हमने x का मार्जिन निकाला था, तो वो सिंपली ये था कि x चूज y 1/4 की पावर x, तो यहाँ y की लिमिट रखनी थी। अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन था लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे था, तो y की लिमिट थी 0 to x, है ना, तो ये 1/4 की पावर x बाहर आ गया था, और x चूज y में y 0 से x था, तो कितना हो गया था 2 की पावर x, तो ये फाइनली 1/2 की पावर x आ जाएगा आपके पास। सो 1/2 होल पावर x, तो यहाँ से x इज ज्योमेट्रिक हाफ, और x का सपोर्ट 1 वाला है, तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है। ओके, तो ये तो x का निकालना आसान है, y का निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं हम लोग, इसको ओपन कर सकते हैं, x फैक्टोरियल अपॉन y फैक्टोरियल, फिर x माइनस y फैक्टोरियल, है ना, और समेशन x पे ही है। ठीक है, अगर मैं पुट करूं तो क्या बनेगा, ट्राई करते, वरना कंडीशनल वे आसान बनेगा, तो मैं कंडीशनल से कर दूंगा। सो इसको देख लेते हैं इससे। तो पहले x को y रखना है, तो यहां से स्टार्ट होगा y चूज, एक वेरी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये देखना पड़ेगा कौन सा है। सो यहां से स्टार्ट होगा दिस प्लस x माइनस y बना सकते हैं ना इसको हम लोग, हाँ, है ना। अगला होगा y प्लस 1 चूज y, फिर 1/4 की पावर y प्लस 1। ये कौन सी सीरीज है, इस सीरीज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक काम करूं, तो यहाँ x माइनस वाई जो है ना 0 से इन्फिनिटी है, सो ये x फैक्टोरियल y फैक्टोरियल x माइनस वाई फैक्टोरियल, अगर हाफ की पावर y और हाफ की पावर में लिख दूं x माइनस वाई, सो यहां से नहीं 1/4 की पावर y ना, मतलब 1/4 की पावर y 1/4 का x माइनस वाई, तो फाइनली 1/4 आ जाएगा, है ना। और ये डायरेक्ट सीरीज है जो कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, तो हम दूसरे अप्रोच से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इस तरह से वो प्रूफ मिल जाता है, देखेंगे तो
दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, तो ये ज्वाइंट को मैं ऐसा लिखता हूं। जो सेकेंड तरीका इसको सॉल्व करने का है कि यू राइट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x एंड प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y गिवन x, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि इसको आप अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल पीएमएफ ऑफ y गिवन x, सो ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल। ठीक, तो इससे काम करते हैं। ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ये पता है, इजीली निकल आता है। सो ये ज्योमेट्रिक हाफ आ चुका है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हाफ की पावर x अलग कर देते हैं। देखते हैं बचा क्या है। तो हाफ की पावर x बाहर कर दीजिए, तो क्या बचा, सो यहां से x चूज y और कितना 1/2 की पावर x, ये किसका पीएमएफ है, बाइनोमियल। हाँ बाइनोमियल, यस। सो इसको ठीक से और लिखूं मैं, तो दिख तो वहां भी रहा था लेकिन वहां बना नहीं पा रहे थे, है ना, तो कुछ ऐसा लग रहा था। सो ये आ जाएगा जैसे x चूज y, जिनको नहीं समझ आ रहा है, सो हाफ की पावर y और हाफ की पावर, ये वहां बना रहा था मैं, इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। सो x माइनस वाई, ये है ना। सो ये तो x, ये x का मार्जिन मुझे पहले से पता है, ये है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, ये हो गई। तो यहां से क्या पता चला मुझे, तो यहां से पता चला कि y गिवन x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बाइनोमियल। पैरामीटर क्या है जी, व्हाट इज पैरामीटर, x कॉमा हाफ जी। अब यहां से क्या आप निकाल पाएंगे, तो देखिए व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, मान लो ये x इज इक्वल टू x है, x इसका मीन क्या होता है, बाइनोमियल का np ना, तो x/2 वेरिएंस ऑफ y गिवन x npq x/4। सो आपसे पूछा गया वेरिएंस ऑफ y, सो यू नो फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x। तो यहां से आ गया वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, तो यहां वेरिएंस ऑफ x अपॉन 2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ y गिवन x, दैट इज x अपॉन 4। तो यहां से 2 बाहर आएगा, 1/4 बन के। अब बताओ इस वाले ज्योमेट्रिक जहां नंबर ऑफ ट्रायल का केस होता है, व्हाट इज द वेरिएंस, अच्छा वेरिएंस तो कॉमन ही रहता है, बताओ वेरिएंस क्या आएगा, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x, चलो लिख देता हूं। सो 1/4, बताइए जी ज्योमेट्रिक हाफ में वेरिएंस कितना होता है, q/p², q/p²। हाँ, तो 1/2 अपॉन 1/2 स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया 1/2, 1 अपॉन 1/2 2 आ गया मतलब। सो दिस इज 2 वेरिएंस x 1/4। और ये बताओ मीन कितना आता है इस वाले केस में, नंबर ऑफ ट्रायल वाला केस है ये, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1/p। बाकी लोग देख लो, ठीक है ना। सो 1/p, सो 1/p, p तो यहाँ 1/2 है, ये भी 2 हो गया, तो फाइनली 4/4 क्या आंसर आ गया, 1, चेक कर लो। सो ये दूसरा अप्रोच था, आंसर इसका 1 हो गया, पहला ऑप्शन, चेक कीजिए। तो हमने क्या किया, कंडीशनल में ब्रेक करना है, आसान है, तो कंडीशनल निकाल दिया y गिवन x, एंड कंडीशनल y गिवन x जब आ गया तो उससे हमने मीन वेरिएंस आ गया, इससे आ गया। तो ये दूसरा अप्रोच था, ठीक है। तो क्या रह गया भाई डाउट वाले को, बहुत सारे लोगों को डाउट अभी है, तो जूही का डाउट खत्म हुआ कि नहीं, 56 68 हो गया ना भाई तुम्हारा खत्म। चलो तो अगले वाले लोगों को आते हैं, इसमें और कोई डाउट है, ये कौन सा पेपर देख रहे हैं हम लोग, 8 जून वाला पेपर है, 68 भी था इसका, 68 कर दिया ना, एक मिनट, 68 34, अच्छा 30 एंड 34, ओके ये हमने कर लिया है अभी, ये तो अभी देख रहे थे, 30 एंड 34। देखिए
34 मैंने सॉल्व किया था ना उस दिन, ये एक्चुअली इसका वो ड्रॉ करो, दूसरा थिंग किया था हमने, डिफरेंशिएशन करो इसका और 0 1 में चेक करो क्या हो रहा है। सर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल सॉल्व करना प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे रैंक लिखा है, आइगन वैल्यू भी निकालने पे भी वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना ना, हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, बोला नंबर ऑफ रूट निकालने हैं, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है हमें इसको, हमें क्या करना है, रफली ग्राफ ड्रॉ करना है। रफली ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग डेरिवेटिव निकाल के ये चेक करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बस इतना चेक करेंगे, आइडिया मिल जाएगा। देखो तो जैसे आपका f डैश x फाइंड करोगे ना, तो x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक। अब जैसे 3x स्क्वायर माइनस 1 को आप 0 पुट कर दो, सो f डैश x को 0 पुट करो, सो 3x स्क्वायर इज 1, सो x इज प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं अब, साइन स्कीम फॉर f डैश x, सो हमें इसने बोला है कि 0 से 1 के बीच की बात करो, बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 1 के बीच में इनमें से कौन आया, एक आया 1 बाई रूट 3। चलो अब चेक करो, जब कोई नंबर है 0 से 1 बाई रूट 3 में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बस चेक करना है हमें। चेक करो इधर f डैश x का साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यू टेक एनी नंबर हियर, पॉजिटिव। जस्ट 0 रख के देखते हैं ना, जो पॉजिटिव में नेगेटिव आएगा, चेक करो नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 बाई रूट 3 और 1 के बीच का कोई भी एक x चूज करो, यू पुट इनटू f डैश x, चेक करो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। व्हेन यू टेक नंबर 0 और 1 बाई रूट 3 के बीच का कोई भी नंबर चूज करोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। कैसे पता चला मुझे, तो एक्चुअली माइनस 1 बाई रूट 3 था ना, तो माइनस 1 बाई रूट 3 और प्लस 1 बाई रूट 3 के बीच सेम साइन रहेगी, तो तुम 0 रख के देख लो, इसमें 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव रहेगा, इसके आगे ऑल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये साइन स्कीम है। इससे क्या पता चला हमें, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा जाकर चेक करो, क्लास 12th में भी है, कि ये बताता है, बताओ ये जो 1 बाई रूट 3 ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस 1 बाई रूट 3 जो क्रिटिकल पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, तो मिनिमा है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके देखो ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसका मैं, तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ है 0, यहाँ है 1, बीच में है 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब ध्यान दो, फंक्शन था x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस x प्लस 1, तो इसमें जब x को आप 0 पुट करेंगे, जब x को आप 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0 पे वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक, 1 रख लिया, और जब 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगी, 1 माइनस 1, तब भी 1 ही है, ओके, तो चेंज बस यहाँ हो रहा है। अच्छा 1 बाई रूट 3 पे वैल्यू क्या आएगी, ये चेक कर लेते हैं, बताओ 1 बाई x को 1 बाई रूट 3 पुट करो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, f ऑफ 1 बाई रूट 3, मेनली मेरा इंटरेस्ट है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मेनली तो ये इंटरेस्ट है, पुट करो इसमें, सो 1 बाई रूट 3 का क्यूब माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1, बताओ ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव ही आएगा, है ना, आया ना, चेक करो, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव हो गया, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो चलो यहाँ आंसर आया। अब देखो फिर से, तो मैं 0 पे चेक किया फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 पे चेक किया फंक्शन की वैल्यू क्या है, और क्रिटिकल पॉइंट जो मुझे मिला था इस बीच में उस पे चेक किया फंक्शन की वैल्यू क्या है, और इस पे फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव, कोई ऊपर कोई वैल्यू होगा। अब ग्राफ ये था डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, ठीक है, ऐसे क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो है ना, ये इस तरह का इसका ग्राफ है, अगर मैं फर्दर ड्रॉ करता ना तो ऐसा ग्राफ आता, अगर फुल ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ऐसा ग्राफ मिलेगा हमें, ऐसा मिलेगा फुल ग्राफ।
कैसे पता चला मुझे? तो यहाँ पे जो नंबर होगा -1/√3 होगा। अगर मैं साइन स्कीम कंटिन्यू किया होता तो मान लो यहाँ -1/√3 लेता हूँ, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिलता। दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब एनीवे ये क्यूबिक है, तो x को जब -∞ लेंगे वैल्यू -∞ होगी, x को +∞। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया तुम्हें इस फंक्शन का रफली। अब बताओ, क्वेश्चन ये था कि द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एट लाई बिटवीन 0 and 1। तो 0 1 के बीच में देखना है आपको, यू हैव टू लुक बिटवीन 0 and 1। तो बताओ 0 से 1 के इंटरवल में ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है? 0 टाइम्स। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस में फंस रहे हो, इसका मतलब है आपने जैम वाले ढंग से किए नहीं है। आप तो जैम में भी थे, वहां पे था ना ऐसे क्वेश्चन, जैम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। सर वहाँ पे भी फंस रहा है। हाँ, तो आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं किया, इसका मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह प्रैक्टिस करने चाहिए थे, क्योंकि जैम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। तो 0 इज द आंसर। ये तो सीखना होता है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हो तो यही सीखना है कि एग्जाम में क्या आ रहा है जो मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे वो सीखना है ना, ताकि एग्जाम में अगर फिर से उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्व कर पाए। यही तो सीखना है। हाँ, सो नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे? 30 आई थिंक, राइट? 30 नंबर 30, ओके। सो दिस इज अ थ्योरम एक्चुअली। देखिए ये कह रहा है कि if the sequence un is positive termed and monotonic decreasing sequence, तो पॉजिटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो पूछ कह रहा है आपसे इनफाइनाइट सीरीज दिस कन्वर्जेस इफ, तो ये कब कन्वर्ज करेगी, है ना? समझिए, तो मैं कुछ थ्योरम्स लिखता हूं। पहला थ्योरम है if summation un converges, then बताइए जी, दोनों ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो क्या होगी? ये सीरीज इंफिनिटी 0 होगी जी, तो यहां से आपके पास n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 हो जाएगी। ओके, दूसरा ये है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका। इफ दिस हैपेंस देयर इज नो गारंटी दैट दिस विल हैपन, ठीक है ना? तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं कहता हूं, ये कहना चाह रहा हूं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो देखो ये बोल रहा है कन्वर्जेस इफ इनमें से क्या होगा ताकि un कन्वर्ज कर जाए, तो इफ दिस हैपेंस देयर इज नो गारंटी ऑफ दिस, सो ये तो गलत है ना? सो यहां पे काउंटर एग्जांपल हम बना सकते हैं, बट मुझे एक्चुअली थ्योरम याद है, तो इसीलिए सो ऐसा है, इफ लिमिट ऑफ un इज 0 एंड साथ में लिमिट ऑफ n टाइम un, चूंकि ये डिक्रीजिंग है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां डिक्रीजिंग सीक्वेंस है 0। सो ये समझो, दिस इज 0,0 एंड un डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड un is decreasing sequence, then summation un converges। so ये डायरेक्ट थ्योरम है, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा आपको अगर ऐसा ज्यादा इंटरेस्ट है। अकेला ये इंप्लाई नहीं करता इसे कन्वर्जेंस को। इसने पूछा है इफ नॉट देन, है ना? देन पूछता तो हो जाता, इसने बोला इफ देन पूछता ना, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होता। यहाँ इफ के प्लेस पे देन होता तो उस तरह करेक्ट हो जाता ए बी, इस तरह से, बट ये इफ पूछा है। सो इफ व्हाट देन दिस हैपन, क्वेश्चन ये था एक्चुअली।
सो दिस इज जस्ट अ थ्योरम। तो इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सर जी जी, अगर इसमें डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग होगा तो हम NUN की जगह 1/NUN लेंगे। ओके वैसा कुछ तो नहीं है कंडीशन, जहां तक याद है मुझे। ओके यहाँ पे डिक्रीजिंग था NUN, मैं उसका श्योर नहीं हूँ एक्चुअली, मुझे देखना पड़ेगा। सो इंक्रीजिंग के लिए, बट थ्योरम में डिक्रीजिंग के लिए ही है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे एक बार जैम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैम में चूंकि 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन वहां भी आया हुआ है, इसमें इसका यूज है। और ये भी इन जनरल ट्रू नहीं है। तो इंक्रीजिंग होता तो क्या 1/NUN होता। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, रुको। जैसे लेकिन इंक्रीजिंग वाला कन्वर्ज कैसे करेगी? अगर इंक्रीजिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल समेशन n है, लेकिन n तो है नहीं, सो UN/n 0 पे चले जाए। तब भी डिक्रीजिंग नहीं, अगर इंक्रीजिंग होगा तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। इंक्रीजिंग है तो 0 पे जानी चाहिए ना, पहले तो 0 पे, इसकी गारंटी होनी चाहिए। तो इंक्रीजिंग वाले 0 पे कब जाएगी? जब नेगेटिव टर्म की सीरीज होगी। तो ऐसा होगा ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और इंक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट कभी 0 ही नहीं होगी। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वो इंक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट कभी 0 हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि लिमिट जो आती है वो आती है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। तो जैसे अगर इंक्रीजिंग है तो लिस्ट अपर बाउंड जो आएगा वो उसका लिमिट आती है ना, और अगर डिक्रीजिंग है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर इंक्रीजिंग भी होता तब भी ऐसा नहीं बोल सकते कि 1/NUN होगा। यहां से ये पता चला, ठीक है। तो थ्योरम सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए ही है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, सो 30 हो गया। अब किसी को कुछ बचा है? इधर आते हैं, बाकी लोगों को देख लेते हैं। 11 जून वाला 60 हुआ कि नहीं? Sir, question 95 in this same paper. अच्छा 95, ठीक है। ये जो मधुलिका पूछ रही है 60 नंबर, 60 आपने 95 पे आते हैं। रुको, ये हमने सॉल्व किया था कल। ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF है, कंपेयर कीजिए। सो दिस इज, इसको लिखेंगे नेगेटिव बाइनोमियल। कितना आया था? 1/9, 8/1। यहाँ 1 क्या होता है? P/1 - QE⁻t। सो 1/9 इज द P। तो नेगेटिव बाइनोमियल 17, 1/9 है, ठीक। अब इसको कंपेयर, जस्ट यू कंपेयर विद द MGF ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फिर मीन निकाल लीजिए, वेरिएंस निकाल लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। सो ये है ना, मधुलिका ने पूछा हुआ है, यू कैन चेक। चलिए अभी आते हैं 95 क्या है। ओके, दिस प्रॉब्लम। सो ये आपको कह रहा है कि let xi from 1 to 5 be a random sample of size 5 from Bernoulli distribution. So xi जो है रैंडम सैंपल है साइज 5 का, कहाँ? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से, ओके। पैरामीटर थीटा। तो फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस थीटा बराबर 1/8 अगेंस्ट थीटा बराबर 1/4। देन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ओके। तो आज हम 8 जून वाले डाउट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत लोगों ने चैट में लिखा था। तो कल हम 8 जून का पेपर का ही डाउट कर लेंगे, आज हम 11 जून का ही कर रहे थे। तो सो अभी के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि है ना 7:30 होने वाला है। तो चलिए xi क्या है हमारे पास? बर्नौली है। सो xi इज मतलब बाइनोमियल 1, थीटा।
एंड एच नॉट अगर ठीक है y इज समेशन xi फ्रॉम 1 to 5, नो प्रॉब्लम, आ रहा है, नो प्रॉब्लम। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा बाइनोमियल 5, थीटा, एंड पूछ रहा है कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन y इज मोर देन इक्वल टू 4, ये क्रिटिकल रीजन दे रखा है। तो आस्किंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर, तो बताइए टाइप 2 एरर का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? When h naught is false. सो रिजेक्टिंग h1 व्हेन h1 इज ट्रू, या तो ऐसे लिखो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग h0 व्हेन h0 इज फॉल्स, यस, सो बोथ आर ओके। सो टाइप एक्सेप्टिंग h0 व्हेन h0 इज फॉल्स, हालांकि इसका डेफिनेशन इस बार गेट 2024 एग्जाम में पूछा गया था, ये डेफिनेशन टाइप 2 एरर का, 4 ऑप्शंस थे, इस तरह इन्होंने परमिट कर दिया था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ you are rejecting h0 when y is more than equal to 4, ठीक है, rejecting h0, तो when will you accept h0, क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट मींस y is strictly less than 4, क्योंकि यहाँ इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है, दिस इज डिस्क्रीट, सो इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है। सो कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एक्सेप्ट h0 when h0 is false, मतलब h1 is true, तो h1 is true means what? theta is 1/4. Now you tell what is the problem in this. So since now y you have binomial 5, 1/4, because theta is 1/4. So y can take value 0, 1, 2, 3, 4, 5. Binomial है ना? So y less than 4 means what? You have to find probability of y being 0, y being 1, probability y being 2, and then y being 3 also. So plus probability of y being 3. Can you find this? Siddharth, इसका डाउट है? Okay, sir. Yeah, just use this because under h0 this is the case. Now you just find the probability and then see. Okay, sir. Okay? So बहुत सारे लोगों के डाउट चैट में थे जो मैं नहीं कर पाया आज क्योंकि टाइम निकल गया। सो आज हमने ज्यादातर क्वेश्चन मतलब ज्यादा क्या जितने क्वेश्चंस किए सब 11 जून वाले CUET 2023 के PYQ का था। तो कल की जो क्लास होगी, अच्छा कल तो संडे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल भी क्लास होगी। सो सेम टाइम रहेगा 6 to 7:30। सो कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग 8 जून वाले पेपर का PYQ करेंगे, ठीक है, मतलब जो डाउट करेंगे। आज 8 जून वाला डाउट नहीं हो पाया। सो पहले मैं 8 जून का पेपर ओपन, सॉरी अभी कौन सा था, 8 जून था 11 जून था, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ ये 8 जून का ही पेपर था, तो सॉरी। तो जो 11 जून वाले बच्चे इनका डाउट था वो मैं नहीं कर पाया ना, 8 जून का तो हो गया। सो 11 जून के जो डाउट किए थे मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो कुछ लोग लिखे थे क्या 11 जून का पेपर का? तो हाँ कुछ लोग थे, जाइक, यस, जैकोब मनी। सो जैकोब ओके, विल डू टुमारो। तो अभी हमने आज किए हैं 8 जून वाले पेपर, तो कल जो क्लास है उसमें 11 जून के पेपर का हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं कल। कल संडे है, स्टिल वी हैव क्लास।